नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सैनिकों के करीब भरी उड़ान, भारत ने जताया सख्त विरोध। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों और इस्लाम को मुसलमानों से है खतरा, मौलवी ने खोली कट्टरपंथी मुल्क की पोल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब पाकिस्तान सीमा के पार से ड्रोन के जरिए नहीं भेजा जाएगा हथियार और अन्य चीज़ें, देश में कंपनी ने बनाई एंटी ड्रोन गन। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चालाक चीन के साथ साम दाम दंड भेद, कैसे ड्रैगन को छका रही है मोदी सरकार, ये बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने एलजी से बात कर स्थिति का जायजा लिया, बोले प्रभावितों की मदद की जा रही है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सैनिकों के करीब भरी उड़ान, भारत ने जताया सख्त विरोध। जी हां दोस्तों, चीनी वायुसेना के एक विमान ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में विवाद वाले क्षेत्र के बहुत करीब से उड़ान भरकर माहौल तनावपूर्ण बना दिया है, और चीन की इस हरकत पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत विरोध दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक ये घटना जून के आखिरी सप्ताह में एक दिन सुबह लगभग 4 बजे हुई, और इस विमान को यहां तैनात सैनिकों ने देखा और सीमा क्षेत्र में तैनात स्वदेशी रडार ने भी इसे पकड़ा था। सूत्रों ने कहा कि संभावित हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का पता चलने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना सक्रिय हो गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों और इस्लाम को मुसलमानों से है खतरा, मौलवी ने खोली कट्टरपंथी मुल्क की पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुफ्ती तारिक मसूद ने एक वीडियो में कहा कि पाकिस्तान में सबसे आसान काम इस निंदा का फतवा जारी करना हो गया है। और मौलवी ने बताया कि अभी मैं सक्सर गया था, मैंने देखा कि मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुफ्ती तारिक मसूद को पकड़ो, गिरफ्तार करो। मैं पतली गली से निकल लिया, मैंने सोचा अगर किसी ने यहाँ मुझे देख लिया तो कल हम भी अखबार में आ जाएंगे। इस निंदा का फतवा अब बेहद हल्का हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से और इस्लाम को मुसलमानों से ही खतरा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब पाकिस्तान सीमा के पार से ड्रोन के जरिए नहीं भेज पाएगा हथियार और अन्य चीज़ें, देश में कंपनी ने बनाई एंटी ड्रोन गन। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। दुश्मन देशों की ओर से देश में ड्रोन के जरिए लगातार हथियार, ड्रग्स आदि भेजे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में इस तरह के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले वर्ष जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला भी किया जा चुका है, और ऐसे में दुश्मन देश के ड्रोन की पहचान कर उसे नष्ट करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अब देश की कंपनी होल डिफेंस और एरोस्पेस ने ऐसी एंटी ड्रोन गन का निर्माण किया है जो न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन की पहचान करेगी बल्कि उसे हवा में ही मार गिराएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चालाक चीन के साथ साम दाम दंड और भेद, कैसे ड्रैगन को छका रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, चीन की चालाकी से निपटना आसान नहीं है, इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति जरूरी है, और अब मोदी सरकार ने शास्त्रों की इसी नीति को ड्रैगन पर अपनाना शुरू कर दिया है। दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात करके चीन की दुखती रग पर हाथ रखा तो वो चिल्ला उठा। चीन के साथ भारत ने अपनी पॉलिसी में सिर्फ आक्रामकता पर फोकस नहीं किया है, उसने बातचीत का सॉफ्ट स्टैंड भी बना कर रखा है, और इसी का नमूना दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। इस बैठक के बाद दोनों देशों से सकारात्मक बयान आए हैं। वांग यी ने कहा कि भारत चीन के रिश्ते में बहाली के संकेत दिखे हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत एलएसी से जुड़े मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान चाहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने एलजी से बात कर स्थिति का लिया जायजा, बोले प्रभावितों की मदद की जा रही है। जी हां दोस्तों, अमरनाथ से बड़ी खबर। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को बादल फटने की घटना सामने आई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से व्यथित हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति का जायजा लिया, और बचाव और राहत कार्य जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनोज सिन्हा से बात की है, और अमित शाह ने
ने ट्वीट किया कि बाबा अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरएफ, पीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो यूटी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हर संभव राहत और सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत कार्रवाई में जुट गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। एनडीए राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगने लखनऊ पहुंची। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मिशन 2024 को लेकर हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के अभियान की रूपरेखा तय की गई और बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम नेता शामिल हुए। इसके अलावा एनडीए की राष्ट्रीय प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू लखनऊ दौरे पर पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद पीएम मोदी ने किया। डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। उनकी विधायकों और सांसदों के साथ मुलाकात होगी और उनसे अपने लिए समर्थन वो मांगेंगी। उधर वाराणसी में ज्ञानव्यापी प्रकरण के एक केस में सुनवाई हुई और इस केस में ज्ञानव्यापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। अदालत ने 14 जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की आ रही है खबर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई को जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक रामबाग होटल में होगी, जिसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री और दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 राज्यों के उपराज्यपाल भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा खत्म। केंद्रीय मंत्री गडकरी का दावा, बोले वाहनों पर लग सकता है बैन। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई चरम पर है और आम आदमी की जेब खाली हो रही है। ऐसे में अगर तेल की कीमत में थोड़ी भी कमी आ जाती है तो आम आदमी को बड़ी राहत मिल जाती है। और ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत में अगले 5 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा और ऐसे में इस पर बैन लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और यहां नितिन गडकरी को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने की। और यहां नितिन गडकरी ने कहा कि विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से बनाया जा सकता है और 70 रुपए प्रति किलो में बेचा जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंजो आबे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी की दोस्त खो दिया, 1 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया था। और पीएम ने कहा कि उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया है। मोदी ने आबे के प्रति गहरे सम्मान के प्रतीक के तौर पर 9 जुलाई को 1 दिन का राष्ट्रीय शोक रखे जाने की घोषणा की है। ट्विटर पर अपनी भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने हालिया जापान दौरे पर उनकी मुलाकात आबे से हुई थी और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिला था, लेकिन मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। बता दें कि आबे जापान के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी नेताओं में शुमार थे और देश के पश्चिमी हिस्से में चुनाव प्रचार के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान शुक्रवार को उन्हें गोली मार दी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 की जमीनी रणनीति तैयार करने में लगी भाजपा, सांसद को 100 बूथ तथा विधायकों को 25 बूथों का दिया गया चार्ज। जी हां दोस्तों, भाजपा उत्तर प्रदेश में 2017 से प्रारंभ हुआ जीत का सिलसिला और आगे तक बरकरार रखने की योजना
तैयार करने में लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में संपन्न बैठक में जमीनी रणनीति का प्रारूप तैयार किया गया और बैठक में भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से अधिक सीट जीतने पर अपना सारा फोकस कर दिया है। लखनऊ में शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर इसको लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा अन्य नेता मौजूद थे। दोस्तों रुक करते हैं। भारतीय सेना के आतंक पर डॉजियर से बौखलाया पाकिस्तान, इंडियन आर्मी ने खोली है दुश्मन की पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत की सेना की तरफ से तैयार उस डॉजियर पर बौखला गया है जो उसकी हकीकत को बयां करता है। इंडियन आर्मी की तरफ से आए इस डॉजियर में बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत और इसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में लगा है। अब इस डॉजियर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है और विदेश मंत्रालय ने इस डॉजियर को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि डॉजियर पूरी तरह से गलत जानकारियों पर आधारित है। भारतीय मीडिया में गुरुवार को ये डॉजियर छाया रहा और इसके कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया था। पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम इस झूठे और गलत जानकारी वाले डॉजियर को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसमें बताए गए तथ्य पूरी तरह से गलत हैं। भारत का मकसद इसके जरिए अपनी खुद की परेशानियों से दुनिया का ध्यान हटाना है। पाकिस्तान ने डॉजियर के बहाने भारत पर ही कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद को बढ़ावा देने का पुराना राग अलाप दिया है और इस बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों के बीच गठजोड़ की बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि भारत में अलग अलग जगह पर हो रही हिंसा के लिए बीजेपी और उसके तत्व जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर में भारतीय सेनाओं की तरफ से कश्मीर में हो रही जातियों को दुनिया के सामने लाया गया है और विदेश मंत्रालय की माने तो ये बात काफी दुखद है कि भारत ने कल्पनाओं को आधार मानते हुए ये रिपोर्ट तय कर ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को टेंशन देकर जापान में बदलाव लाना चाहते थे शिंजो अबे, लेकिन हो गए हमले का शिकार। जी हाँ दोस्तों, जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अबेनॉमिक्स का सिद्धांत देने वाले शिंजो अबे को शुक्रवार को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। जापान के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे अबे को गोली मारे जाने की खबर से पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्हें पीछे से उस समय गोली मारी गई जब वो एक चुनाव प्रचार के सिलसिले में नारा शहर में लोगों को सड़क पर संबोधित कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीटीपी का ऐलान, अलग फौज अलग सरकार वरना पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर कब्जा करेंगे तहरीके तालिबान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब एक नई आफत शुरू हो गई है और इसकी जड़ खुद पाकिस्तान ही है। दरअसल जब पाकिस्तान ने आतंकियों को जन्म देना शुरू किया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही आतंकी खुद उसके लिए नासूर बन जाएंगे। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए इन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने जन्म दिया, लेकिन अब यही आतंकी पाकिस्तान में जिहादियों का मिनी स्टेट बनाना चाहता है और इसे लेकर पाकिस्तान की आर्मी की टेंशन बढ़ गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बाजवा मुल्क को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की चालाकी का जवाब देगा चैलेंजर, हवा में ही नष्ट हो जाएगा दुश्मन का ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, हाल के वर्षों में ड्रोन देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं और इनके जरिए लगातार हथियार, ड्रग्स आदि भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में ये समस्या ज़्यादा ही गंभीर है। पिछले वर्ष जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला भी किया जा चुका है और अच्छी बात यह है कि अब दुश्मन देश के ड्रोन की पहचान कर उन्हें नष्ट करना संभव हो सकेगा। दोस्तों, चेन्नई आधारित कंपनी होल्ड डिफेंस और एरोस्पेस ने ऐसी एंटी ड्रोन गन का निर्माण किया है जो न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन की पहचान करेगी बल्कि उसे हवा में ही मार गिराएगी। दिल्ली में आयोजित पुलिस एक्सपो में इस एंटी ड्रोन गन चैलेंजर 3 को प्रदर्शित किया गया और इसके साथ ही प्रगति मैदान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का बृहस्पतिवार को समापन हो गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, अग्निपथ को लेकर बेटियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आधी आबादी यानी कि बेटियां भी स्वावलंबन के साथ तीनों सेनाओं में बराबरी के पथ पर अग्रसर हैं और इस साल से एनडीए यानी नेशनल
नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी इनका प्रवेश हो गया है। लड़कियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। अग्निवीरों के रूप में युवकों की तरह युवतियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी और वायुसेना में अभी तक अधिकारी रैंक से नीचे भर्ती नहीं होती थी, लेकिन अब लड़कियों की अग्निवीर के रूप में भर्ती होगी, जो एक सुखद संकेत है। दोस्तों, वायुसेना में अग्निवीर श्रेणी में 20% तक सीट आधी आबादी के लिए आरक्षित करना अभूतपूर्व है, उत्साह को दोगुना करने वाला है। अलग अलग शहरों में भर्ती के लिए बेटे ही नहीं, बेटियां भी अब बढ़ चढ़कर पसीना बहा रही हैं, तैयारी में जुटी हैं। बेटियों के प्रति सोच में ये परिवर्तन कई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही हजारों बेटियों ने जिस तरह आवेदन किया, ये सुशिक्षित समाज की ओर अग्रसर होते देश का आईना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी सेना में घमासान, टॉप जनरलों में मतभेद, महीनों से नहीं हुई अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के टॉप जनरलों के बीच घमासान शुरू होने की खबर आ रही है और जब से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ की सेना के संरचनात्मक ढांचे में कुछ बदलाव की बातें सामने आ रही हैं। टॉप जनरलों में खींचतान का सबसे बड़ा प्रमाण ये बताया जा रहा है कि कोर कमांडरों की होने वाली मासिक बैठक भी 114 दिनों से नहीं हो पाई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐसी आखिरी मीटिंग पिछले 15 मार्च को ही बुलाई थी और ऊपर से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार भी राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रही है, जिससे स्थिति और भी अनियंत्रित नजर आ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, घुसपैठिया मार गिराया, जवान हुआ शहीद। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में एलओसी पर शुक्रवार को घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। सेना के जवानों ने यहां एक घुसपैठिए को मार गिराया और इस दौरान एक जवान भी घायल हुआ। इलाज के लिए जवान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काली डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बढ़ने से घबराए आयोजक, हिंदुओं से मांगी माफी और प्रस्तुति पर तुरंत लगा दी रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर पैदा हुए विवाद को देखते हुए कनाडा में आयोजक बैकफुट पर हैं और इस फिल्म प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले आगा खान संग्रहालय ने हिंदू समुदाय की भावनाओं के आहत होने पर गहरा खेद व्यक्त किया है। संग्रहालय ने काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी प्रस्तुति से हटा दिया है और इस मामले को लेकर कनाडा में भारतीय मिशन ने आयोजकों के सामने आपत्ति जताई थी। दरअसल टोरंटो निवासी फिल्म निर्माता लीना मणिमेकले ने शनिवार को ट्विटर पर अपने वृत्त चित्र काली का पोस्टर साझा किया था, जिसमें देवी काली को धूम्रपान करते और हाथ में LGBTQ का झंडा पकड़े दर्शाया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में तेजी से बढ़ रहा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद, महाराज ने संभाली एक और बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्हें नगर विमानन मंत्रालय के साथ साथ इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और उन्हें RCP सिंह की जगह इस्पात मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल ली है, लेकिन जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका कद पार्टी में तेजी से बढ़ रहा है और अब तक उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं और वो बीजेपी के फ्रंट लाइन लीडरों में शुमार हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की 80 में से सभी 80 सीटें जीतने के लिए भाजपा कर रही है ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अभी से तैयारी में जुट गई है। भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से सभी 80 सीटें जीतने के प्लान पर काम कर रही है। यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा लोकसभा चुनाव के लिए कैडर को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम कर रहा है। यूपी बीजेपी ओबीसी इकाई के प्रमुख नरेंद्र कश्यप ने बुधवार को इसकी घोषणा की और ये बातें उन्होंने पार्टी कार्यालय में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर की अध्यक्षता में ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में कही। दोस्तों, रुक करते हैं। भारतीय सेना के आतंक पर डॉजियर से बौखलाया पाकिस्तान, इंडियन आर्मी ने खोली है दुश्मन की पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत की सेना की तरफ से तैयार उस डॉजियर पर बौखला गया है जो उसकी हकीकत को बयां करता है। इंडियन आर्मी की तरफ से आए इस डॉजियर में बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत और इसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में लगा है। अब इस डॉजियर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है और विदेश मंत्रालय ने इस डॉजियर को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि डॉजियर पूरी तरह से गलत जानकारियों पर आधारित है।
भारतीय मीडिया में गुरुवार को ये डॉजियर छाया रहा और इसके कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया था। पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम इस झूठे और गलत जानकारी वाले डॉजियर को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसमें बताए गए तथ्य पूरी तरह से गलत हैं। भारत का मकसद इसके जरिए अपनी खुद की परेशानियों से दुनिया का ध्यान हटाना है। पाकिस्तान ने डॉजियर के बहाने भारत पर ही कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद को बढ़ावा देने का पुराना राग अलाप दिया है और इस बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों के बीच गठजोड़ की बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि भारत में अलग अलग जगह पर हो रही हिंसा के लिए बीजेपी और उसके तत्व जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर में भारतीय सेनाओं की तरफ से कश्मीर में हो रही जातियों को दुनिया के सामने लाया गया है और विदेश मंत्रालय की माने तो ये बात काफी दुखद है कि भारत ने कल्पनाओं को आधार मानते हुए ये रिपोर्ट तय कर ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को टेंशन देकर जापान में बदलाव लाना चाहते थे शिंजो अबे, लेकिन हो गए हमले का शिकार। जी हां दोस्तों, जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अबेनॉमिक्स का सिद्धांत देने वाले शिंजो अबे को शुक्रवार को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। जापान के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे अबे को गोली मारे जाने की खबर से पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।